हाँ, तो कल अपनी बात हो गई थी, अपन ने देखा था लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या क्या लिमिटेशंस थी बेटा? एक तो वी कांट डिराइव द फॉर्मूला हैविंग मोर देन वन स्टेप लाइक दिस, वी कांट डिराइव दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला हैविंग मोर देन वन स्टेप। ओके, सेकंड वी कांट से एनीथिंग अबाउट कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट 2 पाई म्यू, है ना, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस कांस्टेंट। ओके, 1/2 2 पाई। तो एक तो हम कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, एक मोर देन वन स्टेप वाले फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। ओके, अच्छा एक और लिखो, एक और लिमिटेशन में लिखो, वी कांट डिराइव द फॉर्मूला, वी कांट डिराइव द फॉर्मूला हैविंग मोर देन, having dependency on more than 3 parameter. We can't derive the formula having dependency more than 3 parameter या more than 3 physical quantity, more than 3 physical quantity, more than 3 physical quantity having same type of, having dependency on same type of fundamental quantity. All ब्रैकेट में लिख दो, हैवी, ऑल हैविंग डिपेंडेंसी ऑन सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब सेम टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑल हैविंग डिपेंडेंसी ऑन सेम टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। सर कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला? सर कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला? इधर सुनना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बताओ इनमें से कौन सा? ये सबके क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन अलग अलग कर दिए मैंने बच्चों, ऑप्शन अलग कर दिए, 3 क्वेश्चन बना दिए एक में। Which can be derived using dimensional analysis? Which can be derived using dimensional analysis? बताओ आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर सकते हो? ऑप्शन सी। हाँ, सी, हाँ यस सर। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, कल लिमिटेशन में मैंने बताया था मोर देन वन स्टेप वाला डिराइव नहीं कर सकता। मैं लिख दूं यहाँ पे 2 स्टेप है, इस कारण से डिराइव नहीं कर सकता। यहाँ लिख दूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस कारण से डिराइव नहीं कर सकता। बोलो बच्चों, रीजन लिख रहा हूं गलत होने के, इससे थ्योरी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए डिराइव नहीं कर सकता। तो रीजन लिख दिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वजह से डिराइव नहीं कर सकता। यहाँ पे 2 स्टेप है इसलिए नहीं कर सकता, और यहाँ ई की पावर इसलिए नहीं कर सकता। ओके, बोलिए। हाँ, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये तो हो गया, तो यहां से मैं बोल दूं, यहाँ पे देखो आपको कांस्टेंट के बारे में भी कुछ नहीं पूछा है, और डायमेंशनली यस आई कैन डिराइव दिस। क्यों? क्योंकि लेंथ और जी पे डिपेंडेंसी है, मैं लेंथ की पावर a, जी की पावर b लिखूंगा, फिर t के बराबर करके डायमेंशनली इक्वल करूंगा, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटा, एक मिनट, ठीक है? हाँ, अब आगे आ जाओ, इनमें से कौन से डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव किए जा सकते हैं? बेटा जो नए स्टूडेंट, एक मिनट रुको, ये जो न्यू स्टूडेंट है वो 10 मिनट वेट करो, भी एरर स्टार्ट करूंगा मैं, है ना, तब से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ बोलो, इनमें से कौन से डायमेंशनली डिराइव किए जा सकते हैं? क्या ये किया जा सकता है? अरे फर्स्ट वन नो, अच्छा, और बाकी के तीनों? क्या बाकी के तीनों डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर सकते हो क्या? बोलो। हाँ, क्या मैं बोल दूं? ए, सी और डी में कांस्टेंट के बारे में दिया, ये कहां से लाओगे? डायमेंशनल एनालिसिस में कभी 1/2 नहीं ला सकते, डायमेंशनल एनालिसिस में कभी 2 पाई नहीं ला सकते। यहाँ पे ऐसा कांस्टेंट आएगा सी, जो कि एक्सपेरिमेंटली पता पड़ेगा या प्रैक्टिकली पता पड़ेगा। तो मैं बोल दूं वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस कांस्टेंट। यहाँ पे 2 स्टेप थी, कांट डिराइव, तो मैं बोल दूं ये भी गलत हो गए। अच्छा बी बताओ, बी, बी, क्या बी डिराइव कर सकते हो? नो सर। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो लिमिटेशन में एक बात और लिखो, वी कांट डिराइव, वी कांट डिराइव, डिराइव द फॉर्मूलाज, द फॉर्मूलाज having their dependency on dimensionless quantity, on dimensionless quantity, dimensionless quantity, dimensionless quantity। ए सुनो, M0 L0 T0 पे जो डिपेंड करे
वो हम डिराइव नहीं कर सकते। जैसे ये म्यू पे कैसे करोगे बताओ आप? v प्रोपोर्शनल टू म्यू की पावर a, r की पावर b और g की पावर c लिखोगे तो a निकालोगे कैसे? क्योंकि वो तो m0 l0 t0, तो वो तो a आएगा ही नहीं कभी उसमें डिपेंडेंसी में। एक तरीके से तो कांस्टेंट ही हो गया ना बेटा, इट विल बिहेव लाइक कांस्टेंट। तो क्या मैं बोलूं इसका आंसर हो जाएगा नन। बच्चों बोलो सर तो क्या क्या लिमिटेशन हो गई? अच्छा लिमिटेशन बताओ। एक, वी कांट डिराइव मोर देन वन स्टेप फॉर्मूला, वी कांट डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला फॉर्मूला, वी कांट डिराइव डिपेंडेंसी ऑन डायमेंशनलेस क्वांटिटी वाला फॉर्मूला, ठीक है? वी कांट डिराइव फॉर्मूला हैविंग डिपेंडेंसी ऑन मोर देन 3 पैरामीटर या मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन सेम टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। सर ये वाली बात समझ में नहीं है जो लास्ट में बोली, यहां से समझाता हूं। बताओ इनमें से कौन सा डिराइव कर सकते हो? इनमें से कौन सा डिराइव कर सकते हो? क्या पहला वाला डिराइव कर सकते हो? नो सर। भूमिका आपका माइक सही नहीं है, भूमिका आपका माइक सही नहीं है। हाँ, क्या पहला वाला डिराइव कर सकते हो? नो सर। नो सर, क्यों? अब सुनो, पहला वाला डिराइव नहीं कर सकते सर, क्यों? क्योंकि देखो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको पता है एम और एल आएगा। याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, पढ़ा होगा 11th में, आई बराबर एम आर स्क्वायर। तो मैं बोलूं इसमें एम और एल आएगा, इसमें एम और एल आएगा। अच्छा बताओ यहाँ पे एम आएगा, यहाँ पे जी में एल और टी आएगा, बोलो एल और टी आएगा, इसमें एल और टी, एल एन टी आएगा, एल और टी, इसमें एम आ गया, इसमें एल आ गया। तो क्या मैं बोल दूं ये एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी, एक जैसी फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है। देखो इन सब में एम एल और टी के अलावा कुछ भी नहीं है, एम एल और टी के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब ये तीन पे ही डिपेंड कर रही है, 3 फंडामेंटल पे। अरे बोलो समझ में नहीं आया। अच्छा बताओ, सुनो ये कितनी फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है सारी मिलके? चारों क्वांटिटी या मैक्सिमम कितने फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है? मैं बोल दूं 3 पे कर रही है, या तो एम पे या एल पे या टी पे। इसके अलावा चौथी फंडामेंटल है क्या इसमें कोई? बोलो। अरे कोई 4th फंडामेंटल नहीं है ना? तो मैं बोल दूं यहाँ पे 3 फंडामेंटल है, ये 3 फंडामेंटल है। तो क्या मैं बोल दूं जब मैं इनको लिखूंगा, कल पढ़ाया था ना मैंने, जब मैं लिखूंगा T is proportional to I की पावर A, M की पावर B, G की पावर C, L की पावर D, जब मैं ऐसा लिखूंगा और बराबर कांस्टेंट लगाऊंगा और इसको सोल्व करूंगा, इसको कांस्टेंट के लगा दो, तो मैं बोल दूं यहाँ बनेगा M0 L0 T1, ये कांस्टेंट हटा दो, या लिखो ml स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, तो m हो गया 1 की पावर a, m की पावर b, l बाई टी स्क्वायर की पावर c और l की पावर d। ये लिख के जब सॉल्व करोगे तो मैं बोलता हूँ यहाँ आ जाएगा m की पावर a प्लस b, l की पावर a प्लस c प्लस d और यहाँ t की पावर -2c। ये आ गया। अब आप इनको कंपेयर करोगे तो अननोन होगा 4, देखो a b c d, अननोन होगा 4 और इक्वेशन बनेगी 3। कैसे सोल्व करोगे? अननोन होगा 4, देखो a b c d, तो मैं बोल दूं अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 पे डिपेंड कर रही है, ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना जो 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं बोल दूं आपके अननोन हो जाएंगे 4 और इक्वेशन 3 ही बनेगी। कैसे सोल्व करोगे? बोलो, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या? बोलो बच्चों। नो सर। तो क्या मैं बोल दूं अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 पैरामीटर पे, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो मैं बोल दूं 4 अननोन आने वाले। तो या तो ऐसा हो कि यहाँ पे भी चौथी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ और करंट पे डिपेंड कर रही है, तो बोल दूं यहाँ पे करंट भी आ जाएगा उसकी पावर भी, तो सोल्व हो जाएगा। अरे बोलो, क्योंकि अब 4 अननोन, यहाँ पे भी 4 फिजिकल क्वांटिटी आ गई,
तो बोल दो यहाँ पे भी 4 इक्वेशन बन जाएगी, a की पावर d भी बन जाएगी और इधर a की पावर 0। तो बोल दो अब आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि यहाँ से d 0 आ जाएगा। बोलो तो क्या मैं बोल दूं अगर आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी आपको डिराइव करनी है वो मोर देन 3 पैरामीटर, मोर देन 3 फंडामेंटल, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। जैसे ये देखो 4 पे डिपेंड कर रही है, M, G, L और I 4 पे डिपेंड कर रही है। तो क्या मैं बोल दूं 4 अननोन आएंगे, 4 अननोन के लिए इधर 4 फिजिकल 4 फंडामेंटल आनी चाहिए, लेकिन आपकी क्वांटिटी सिर्फ 3 पे डिपेंड कर रही है। तो बोल दो ऐसा फॉर्मूला जिसमें डिपेंडेंसी मोर देन 3 पे हो और इधर 3 आए, फंडामेंटल 3 आए, तो मैं बोल दूं 4 इक्वेशन बनेगी जो सोल्व नहीं हो पाएगी। ओके चलो अब अपन इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है? मेरे हिसाब से तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, इतना बहुत है। हाँ बोलो बेटा, आप थे क्या लास्ट टर्न पे? फिर कैसे समझ में नहीं आया? ये म्यू कांस्टेंट है ना बेटा, आप कैसे लाओगे म्यू को? किसका होता है म्यू का? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशन होता है। बता क्या होता है, किससे बातें करता है? बेटा मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, क्या बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करी क्या? ये V बराबर म्यू RG फॉर्मूला सर्कुलर मोशन की मैक्सिमम स्पीड नहीं होता है क्या? सेफ स्पीड ऑफ मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर टर्न, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा। अब ये बात भी बताऊं मैं कि म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा? हाँ तो फिर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और मैंने बोला भी था कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी का आप पावर निकालोगे कैसे? वो तो 0 0 0 बन जाएगा। हाँ इधर आ जाओ। तो वी कांट डिराइव दिस, क्यों? क्योंकि ये 3 फंडामेंटल पे डिपेंड करने वाली 4 क्वांटिटियों पे डिपेंड कर रहा है। अब 4 अननोन निकालोगे कैसे? फंडामेंटल तो 3 ही आई है। ओके हाँ यहाँ जाओ। क्या इसको डिराइव कर सकते हो, इसको सी को? तो बोल दो पहला गलत हो गया, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। बेटा अपन क्रैश कोर्स कर रहे हैं ना, थोड़ा डिस्टर्ब कम। हाँ बोलो। तो पहला रॉन्ग हो गया, थर्ड बताओ। थर्ड डिराइव कर सकते हो क्या? नो क्योंकि देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, तो और एक मोर देन वन स्टेप भी है और एक कांस्टेंट भी म्यू भी आ गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो मैं इन पे डिपेंडेंसी कभी नहीं निकाल सकता। एक तो मोर देन वन स्टेप भी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी है। वी कांट डिराइव। ओके हाँ ये बोलो। बोलो बच्चों। है किसमें? सर सेकंड ऑप्शन में t बराबर x का है। कहाँ है x? ये ऊपर रो h है, तो क्या मैं बोल दूं ये भी मोर देन 3 पे डिपेंड कर रहा है? बोलो। और उनके अंदर एल टी और एम के अलावा कुछ नहीं आएगा। और पहली बात तो उसमें एल और टी आ रहा है, चारों में एल और टी आएगा, चारों में एल और टी आएगा। तो वो तो सिर्फ 2 फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है और अननोन 4 बनेंगे। बोलो। हाँ लेकिन करेक्टनेस चेक कर सकता हूँ, इसकी करेक्टनेस चेक कर सकता हूँ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसकी करेक्टनेस चेक कर सकता हूँ कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नो। इसकी भी करेक्टनेस चेक कर सकता हूँ। तो मैं इन सबको डायमेंशनली चेक जरूर कर सकता हूँ कि वेदर इट इज राइट और नॉट। ओके राइट रॉन्ग चेक कर सकता हूँ। अगर आप कहीं से लाए हो इनको तो मैं डायमेंशनली बता सकता हूँ ये करेक्ट है या नहीं है। ओके यस अच्छा सुनो, कर लिए नोट? हटा दो, फोटो क्लिक कर लो इसका। फोटो क्लिक कर लो। बेटा हटा दूं क्या?
Yes, sir. हाँ, तो सर हमारे समझ में आ गई कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट वाले फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते और हम कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हम अच्छा आप सुन, इधर देखो, अच्छा आप सुनो, अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन की इंपॉर्टेंस कितनी जबरदस्त है ना। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, इफ लिखो, क्वेश्चन लिखो, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम एफ वी एंड टी, एफ वी एंड टी आर टेकन इज फंडामेंटल क्वांटिटी, आर टेकन fundamental quantity, then dimensional formula of mass, then dimensional formula of mass will be, then dimensional formula, हाँ बेटा होमवर्क दिया था वही तो लिख रहा हूँ मैं, अरे बेटा होमवर्क ही तो लिख रहा हूँ। हाँ ऑप्शन बोलो, ए एफ वी टी की पावर -1, बी एफ वी टी की पावर -2, सी एफ वी की पावर -1 टी की पावर -1, डी एफ वी की पावर -1 टी की पावर 1। अच्छा सुनो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, क्या मैंने ऑप्शन यही दिए थे या अलग दिए थे? देखो तो, हाँ बोलो क्या थे ऑप्शन? ए बोलो, एफ की पावर बोलो थोड़ा फास्ट। अरे वो कोई बात नहीं, डी हो गए। हाँ चलो ये हो गया, और तो ये राइट है। हाँ बोलो, एफ हाँ हाँ हाँ, और डी थोड़ा जल्दी, हाँ टी -1, हाँ सी बोलो, हाँ फिर डी बोलो, जल्दी बोल। हाँ चलो, हाँ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा बोलो। अब सुनो, एक तरीका देखते हैं, तो मैं बोलूं सॉल्यूशन। आप कोई ऐसा फॉर्मूला देखो, अब हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज कर दी गई। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी बदल दी। उन्होंने बोला आज हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 वाली नहीं है, जो 7 हम पढ़ते ना, एम लेंथ, मास लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उनको हटा दिया और नई फंडामेंटल क्वांटिटी इनको डिफाइन कर दिया। किसको? एफ वी और टी को। तो मैं बोल दूं कोई ऐसा फॉर्मूला, अच्छा याद है बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है? किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने वाले फॉर्मूले को बोलते हैं डिराइव्ड फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या मैं बोल दूं आप कोई ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें फोर्स और मास आता हो। क्यों? क्योंकि मुझे मास निकालना है, मास इज डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो अभी हमारी मास डिराइव्ड क्वांटिटी है और फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मैं बोल दूं F बराबर m है, F बराबर m है, m में मैं बोल दूं F आ गया और मास को अलग कर लो, तो मैं बोल दूं ये आ गया F बाई है। बोलो बेटा F बराबर m में से m अलग कर दिया तो बोल दूं ये F बाई a आ गया। ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। बेटा मास इज नॉट फंडामेंटल, मास इज नॉट फंडामेंटल इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में ये फंडामेंटल है। ए मैंने आज फंडामेंटली चेंज कर दी। बोलो यस सर। अच्छा अब मैं बोल दूं एक बात सुनो, इसको फोर्स को यूं ही रखो क्योंकि फोर्स फंडामेंटल है। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल है? क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल है? नहीं। तो इसको और ब्रेक करो, इसके लपड़ दो, तो मैं बोल दूं ये बोलेगा मैं v बाई टी हूं, तो मैं बोल दूं v बाई टी, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो मैंने v बाई टी लिख दिया। तो मैं बोल दूं यहां से आ गया f1 v की पावर -1 t की पावर -1। बोलो f1
v की पावर -1 और t की पावर 1 सॉरी 1, ये ऊपर जाके t बन जाएगा 1। तो वो तो आंसर कौन सा हो गया? 4th। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ये तो हो गया तरीका। तब तक तोड़ते रहो जब तक ये 3 नहीं आ जाए, क्योंकि नाउ फंडामेंटल ऑफ दीस 3 क्वांटिटी। तो मैं बोल दूं वो फंडामेंटल बदल देते, वो फंडामेंटल क्वांटिटी बदल देते। वो बोलते आज फंडामेंटल एफ वी और टी है, तो मैं बोल दूं आप मेरे को सारा आंसर एफ वी और टी की टर्म्स में लाना है। बोलो बच्चों। Yes, sir. अच्छा सुनो सुनो, आप कैसे करोगे? मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो सर बता दो, क्या मैं बोल दूं मुझे मास चाहिए? अच्छा इन तीनों में से मास आता किसमें? एफ पी और टी के अंदर मास होता किसमें? मैं बोल दूं फोर्स में, क्योंकि वी और टी में तो मास होता ही नहीं है। एग्जाम में कैसे सोचोगे? ये तो आसान था, कई बार बहुत टफ भी आते हैं जो बच्चे से ब्रेक ही नहीं होते। तो एग्जाम में कैसे सोचोगे? बताओ मास किस में आता है? इन तीनों में से मास किसके अंदर आएगा? हाँ फोर्स में। तो आप सबसे पहले उस क्वांटिटी पे कंसंट्रेट करो जो जिसमें एक अकेली चीज आए। जैसे मैं बोल दूं मास इस अकेली में आएगा। अगर मैं लेंथ पे कंसंट्रेट करता हूं तो लेंथ इन दोनों में आएगी। टाइम पे कंसंट्रेट करता हूं तो टाइम इन दोनों में आएगा। तो क्या मैं बोल दूं लेंथ और टाइम दोनों में आ रहा है, लेंथ और टाइम दोनों में आ रहा है, लेकिन मास सिर्फ एक में आ रहा है। अच्छा बताओ आपको निकालना क्या है? मास ही तो निकालना है, मास ही तो निकालना है। तो क्या मैं बोल दूं मास ऊपर रहना चाहिए इन तीनों क्वांटिटी में, जिसमें मास है वो ऊपर रहनी चाहिए, तभी तो ऊपर मास बचेगा। बेटा मास ऊपर रहना चाहिए नीचे रहना चाहिए? ये वाली क्वांटिटी ऊपर रहनी चाहिए नीचे रहनी चाहिए? ऊपर, तभी तो मास बचेगा। और मास ही तो निकालना मुझे। तो बोल दो एफ ऊपर आएगा, तो बोल दो ये गया, क्योंकि इसमें एफ नीचे, एफ की पावर -1। तो अगर एफ नीचे आ गया तो मास नीचे आ जाएगा, और मास एक में ही है तो मास नीचे नहीं ऊपर चाहिए। तो ये 3 बचे। बोलो। अच्छा अब सुनो, ये डिसाइड हो गया फोर्स ऊपर रहेगा। और याद है फोर्स के अंदर टी की पावर -2 होती है। अच्छा फोर्स के अंदर टी की पावर -2 आती है। ये चलो टी तीनों में, टी पे मत सोच, टी पे मत सोचो। सर क्यों? टी तीनों में होता है। टी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। टी तीनों में है। Yes, sir. तो मैं बोल दूं 3 चीजों को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपन तो उस चीज को सोचते जो दो में, पहले एक वाली सोची तो मास सिर्फ इसमें था, तो मैंने मास को ऊपर रखने के लिए फोर्स को ऊपर रखा, तो ये गया। अब सोचता हूँ लेंथ पे। बताओ लेंथ आपको चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ना लेंथ चाहिए ना टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे ना लेंथ चाहिए ना टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ मास चाहिए, लेंथ और टाइम चाहिए ही नहीं, मुझे अकेला मास चाहिए। बोलो। Yes, sir. अच्छा बताओ अब लेंथ को क्रॉस करना, लेंथ को काटना है, तो मैं बोल दूं एफ के अंदर, फोर्स के अंदर एल की पावर 1 आता है। याद करो, याद है m1 l1 t -2। तो मैं बोल दूं फोर्स में एक लेंथ आती है। अच्छा बताओ वेलोसिटी को, अच्छा वेलोसिटी में भी एक लेंथ आती है, तो बोल दो फोर्स में एक लेंथ आती है, वेलोसिटी में भी याद है लेंथ अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ की पावर 1 आती है। लेंथ अपॉन टाइम, मैं लेंथ पे सोच रहा हूं, मैं बोल दूं वेलोसिटी में भी लेंथ की पावर 1 आती है। Yes, sir. अब बताओ अगर लेंथ को कट करना है तो अगर फोर्स ऊपर है तो वेलोसिटी को ऊपर रखो या नीचे? फोर्स अगर ऊपर है तो वेलोसिटी को नीचे रखो या ऊपर? बोलो। नीचे। तो क्या मैं बोलूं वेलोसिटी नीचे आएगी, इसका मतलब ये भी गया। बोलो। Yes, sir. हाँ अब वेलोसिटी नीचे आएगी, बात है हो गई। अब अपन टाइम को देखें तो बोलूं इसके अंदर आता है, अब आप टाइम को देख रहा हूं तो बोलूं एफ के अंदर आ जाएगा टी नीचे, याद है एफ के अंदर टी स्क्वायर नीचे आएगा और वी के अंदर टी नीचे आके ऊपर आ गया। अब मैं बोल दूं मुझे टाइम उड़ाना है तो बोल दूं नीचे एक टाइम जाता है। देखो फोर्स में 2 टाइम होते हैं नीचे, एल अपॉन टी स्क्वायर। वेलोसिटी में एक टाइम था नीचे, वो ऊपर आ गया। देखो अरे वेलोसिटी एल बाई। अब आप इसको सोल्व करो तो बोल दूं ये था m1 l1
अपॉन टी स्क्वायर और v था l अपॉन टी, एक टी से टी कट गया तो बोल दो अब टी को भी काटना है तो बोल दो टी मल्टीप्लाई में आएगा, तभी तो कटेगा, क्योंकि v का टी ऊपर आ गया, f के दो टी नीचे चले गए तो नीचे एक टी बच गया और मुझे टाइम भी नहीं चाहिए तो बोल दो टी मल्टीप्लाई करोगे तो कटेगा, आंसर हो गया ये, टी मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें टी नीचे आ रहा है गलत, बोलो Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बेटा बड़ी जबरदस्त चीज बताई, इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें अभी नहीं पता पड़ेगी, तब पता पड़ेगी जब बारी बारी क्वेश्चन मच्छर बन के हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखो, एक अगला क्वेश्चन लिखो, इस बात को समझाता हूँ, नोट करो, इसको नोट करो फटाफट, फोटो क्लिक करो, इसको रहने दो, ये तो मन में है, हाँ इसको फोटो क्लिक करो, फिर अगला क्वेश्चन दे दो। चले आगे, चले क्या बेटा? Yes, sir. हाँ हटा दो इसको, Yes, Yes, sir. sir. हाँ आप सुनना, अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन है, एच प्लैंक कांस्टेंट दिया था क्या कल? Yes, sir. जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और सी स्पीड ऑफ लाइट है। ओके बच्चों, अपने को बताना है लेंथ की डायमेंशन किसकी होगी, विच रिप्रेजेंट लेंथ, विच कॉम्बिनेशन which of the following combination has dimension of length A under root hg upon c की पावर 3/2, B under root hg upon c की पावर 5/2, C under root hc upon g, D under root gc upon h की पावर 3/2। बेहतरीन चीज, बताओ कैसे कर सोचोगे? अच्छा सुनो, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि अपन इसको पूरा सॉल्व करें किसी भी मेथड से? नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सर कैसे सोचेंगे अपन? मैं बोलूं डायमेंशन ऑफ लेंथ देखनी है, मतलब ये लेंथ आना चाहिए। अरे बोलो, बोल बच्चा। अच्छा आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट H बराबर एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी होता है। अरे h न्यू E बराबर h न्यू फोटोन की एनर्जी है। Yes, sir. तो मुझे यार प्लैंक कांस्टेंट थोड़ी पता, मुझे तो ऐसा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जिसमें ये आते हैं। अच्छा क्या पता ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, तो मैं बोल दो F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा m1 m2 m स्क्वायर लिख दूं, मुझे तो सिर्फ डायमेंशन देखनी है बेटा, तो m1 m2 m स्क्वायर लिख दिया मैंने, दोनों मास सेम कर दिए। अरे मुझे तो ये देखना कैसे डिपेंड करता है, तो मैं बोलूं G कितना क्या है ऐसे, तो मैं बोलूं G बराबर आ जाएगा बेटा, G बराबर आ जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ओके बोलो। So, अच्छा सुनो, क्या मैं बोल दूं इसमें एम एल और टी तीनों चीजें आ रही है? अरे एनर्जी में सब आता है, एम एल टी सब आता है। क्या मैं बोल दूं इसमें जी में भी एम एल टी सब आ रहा है? देखो yes, sir. अच्छा, लेकिन वेलोसिटी में इसमें सिर्फ वी और टी आ रहा है। क्या मैं बोल दूं इसमें एम नहीं आ रहा है? इसमें एम नहीं आ रहा है, तो मैं बोल दूं तीनों में एल और टी आ रहा है, सिर्फ एम इन दो में आ रहा है। अरे बोलो। Yes, sir. तो सबसे पहले क्या मैं बोल दूं, सबसे पहले एम पे सोचना आसान है, एम पे, क्योंकि वो सिर्फ दो में आ रहा है।
बाकी सब तीनों में आ रहे हैं, एल और टी तीनों में आ रहे हैं, तो मैं बोलूँ एम पे सोचना आसान है क्योंकि एम इन दो में आ रहा है, इन दो में एम आ रहा है, एम इसमें भी है। बोलो जल्दी करो यार। हाँ अच्छा मैं बोल दूं इसमें एम ऊपर है क्योंकि एनर्जी याद है m1 L2 T-2 होती है और फ्रीक्वेंसी तो टाइम में इनवर्स होती है, तो बोल दूं इसमें m ऊपर है, ये प्रोपोर्शनल टू m है, h प्रोपोर्शनल टू m है। बोलो और उसमें m ऊपर है। Yes, sir. क्या मैं बोल दूं यहाँ पर फोर्स में m आता है और नीचे m स्क्वायर है, तो बोल दूं ये प्रोपोर्शनल टू g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है क्योंकि इसमें नीचे 2 m है ऊपर 1 m है। r में तो m होता नहीं है। बोलो Yes, sir. अब बताओ क्या तुम्हें m चाहिए इसमें? नहीं, सिर्फ लेंथ चाहिए, तो बोल दो m कटना चाहिए। Yes. Yes, sir. तो बताओ g और h मल्टीप्लाई में होने चाहिए, डिवीजन में होने चाहिए अगर m काटना है तो। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि h में m ऊपर है बेटा, h में m ऊपर है और g में नीचे है, तो क्या मैं बोल दूं मल्टीप्लाई में होने चाहिए ताकि m से n कट जाए, तो g इंटू h होना चाहिए, तो बोल दूं g इंटू h होना चाहिए। यहाँ पे g बाई h है, यहाँ पे भी g बाई h है, यहाँ पे g इंटू h है, g इंटू h है, तो बोल दूं इन दो में से एक है। Sir, A. अरे पहले ये बताओ ये समझ में आया क्या? ए बी तो छोड़, हाँ आगे समझ में। Yes, sir. अब इनमें से कैसे करेंगे? अब अपन देखेंगे लेंथ को। सुनो अब मैं बोल दूं वेलोसिटी में लेंथ की पावर यहाँ पे नीचे आ रहा है, लेंथ की पावर 3/2। बोलो Yes, sir. तो मैं बोल दूं ऊपर लेंथ इससे एक ज्यादा आ जाए, अगर ये 3/2 है तो ऊपर लेंथ 5/2 आ जाए। अरे 3/2 + 1 क्योंकि लेंथ मुझे एक बचानी है, तो मैं ये मिलके लेंथ की पावर 5/2 हो जाए। अगर ये 5/2 हो गया तो बोल तू 3/2 ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, सिर्फ एक एल बच जाएगा। Yes, sir. अरे बोलो Yes, sir. बाकी के सारे सो रहे हैं। Yes, sir. कितने लोगों को समझ में हाथ खड़े करो कि एम कैसे काटा मैंने? थोड़ा जल्दी करो बच्चों। हाँ अच्छा सुनो अब इधर देख, अब मैं बोल दूं लेंथ, तो अच्छा बताओ एच में मैं बोल दूं एल की पावर 2 आता है क्योंकि एनर्जी होती है m1 L2 T-2, एनर्जी होती है m1 L2 T-2, तो बोल दूं एनर्जी में L2 आता है। अच्छा मैं बोल दूं प्लैंक कांस्टेंट में L2 आएगा तो ये आ जाएगा L2, और जी में देखो तो मैं बोल दूं जी में देखो दो एल तो यहाँ आएंगे और याद है फोर्स में भी एक एल आता है, तो बोल दूं इसके अंदर 3 एल आएंगे। ये फोर्स में भी तो एक एल आता है। Yes, sir. बोलो Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे टोटल 5 एल हो गए और फिर रूट है, तो बोल दूं ये ऊपर एल की पावर 5/2 हो गया और नीचे एल की पावर 3/2 है, तो बोल दूं ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अकेला एल बच जाएगा। बोलो ये एल की पावर 3/2 और ये 5/2, तो मैं बोल दूं आगे आंसर। यहाँ देख लो यहाँ पे भी एल की पावर 5/2 आएगा ऊपर और नीचे भी एल की पावर 5/2 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पावर, तो वो भी या तो कट के 0 हो गया डायमेंशन, ये तो लेंथ की डायमेंशन आएगी नहीं है तो Yes, sir. पक्का। अरे बोलो Yes, sir. आपके पास इस टाइप का दिमाग वाला होमवर्क पहुंच जाएगा जिसमें दिमाग लगा के बहुत जल्दी जल्दी होगा, ऐसी क्वांटिटियां होगी जो एक पे सोचने से ही आंसर दे देगी। ओके अरे मजा आएगा करने में। ये तो थोड़ा टफ एग्जांपल लिए मैंने जानबूझ के ताकि तुम्हारे को ज्यादा सोचना सिखा सकूं मैं। ओके Yes, sir. बेटा सबसे पहले उस पे सोचो जिसमें सिंगल चीज हो, जैसे मास अगर एक अकेले में था तो मैंने मास पे सोचा, इससे पिछले क्वेश्चन में याद है फोर्स में मास था सिर्फ, बाकी किसी में नहीं था, तो मैंने सोचा था फोर्स सबसे ऊपर आएगा क्योंकि मास ऊपर चाहिए मेरे को। फिर मैंने लेंथ पे सोचा क्योंकि लेंथ 2 में था और टाइम तीनों में था, तो याद है फिर मैंने v और f पे सोचा क्योंकि लेंथ दोनों में थी। फिर मैंने t पे सोचा। ओके Yes, sir. चलो तो 1/1 जिसमें सबसे कम क्वांटिटी हो वो सोचो सबसे पहले। हटा दो इसको, फोटो क्लिक कर लो।
बोलो बच्चों, हटा दूं क्या? अरे हटा दूं क्या? Yes, sir. अच्छा, अब आ जाओ। एक लिखो क्वेश्चन, उसके बाद अपन एरर चालू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर एरर चालू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखो, लिखो। यूनिट ऑफ टाइम, देखो यूनिट ऑफ टाइम is taken is 10 second. Unit of mass is 5 kg and unit of length is taken is 20 मीटर। मतलब मैंने एक यूनिट सिस्टम लिया, उसमें टाइम की यूनिट 10 सेकंड ले ली, मतलब सेकंड की बजाय 10 सेकंड ले ली, मास की यूनिट 5 किलो ले ली और लेंथ की यूनिट 20 मीटर ले ली। तो आपको 1 जूल एनर्जी को कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी, कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू न्यू यूनिट सिस्टम, एनर्जी इन न्यू यूनिट सिस्टम, नए यूनिट सिस्टम में 1 जूल एनर्जी को कन्वर्ट करना है। याद है कल मैंने एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन बताया था, बोलो। चल आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं, पहले 1 जूल बराबर लिखूंगा। अच्छा पहले तो ये जूल किसकी यूनिट होती है बताओ? एनर्जी, ये लिखा है ना एनर्जी। तो पहले एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो बोल दो m1L2T-2। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो m1L2T-2। अच्छा अब मैं लिख दूं 1 जूल इक्वल टू 1 kg की पावर 1, 1 मीटर की पावर 2 और 1 सेकंड की पावर -2। बोलो इक्वेशन 1। अच्छा न्यू यूनिट सिस्टम में एनर्जी बतानी है, माना न्यू यूनिट सिस्टम में एनर्जी x है, मैंने x मान ली, तो बोल दो x यूनिट आ गई। अरे नया यूनिट मैंने x मान लिया। Yes, sir. पर मैं बोल दूं ये नई यूनिट सिस्टम बड़ी अजीब है, ना CGS है ना FPS है, ये तो कुछ अजीब ही यूनिट है। कोई बात नहीं, जो दिया वो लिख दो। तो बोल दो नई यूनिट सिस्टम अगर x है तो बोल दो वहां पे मास है 5 kg, वहां पे लेंथ है 20 मीटर, अरे उसको इसको 1 मानना है 20 मीटर, और टाइम है 10 सेकेंड। तो न्यू यूनिट सिस्टम में बोल दूं मास की जगह 5 kg लिख दिया, लेंथ की जगह 20 मीटर लिख दिया और टाइम की जगह 10 सेकेंड लिख दिया। अब डिवाइड करो तो बोल दो x यूनिट आंसर आ जाएगा। न्यू यूनिट सिस्टम में x यूनिट अपॉन 1 जूल इज इक्वल टू, मैं बोल दूं कितना आ जाएगा ये, तो डिवाइड करा तो ये ऊपर है तो 5 की पावर 1, ये ऊपर है तो 20 की पावर 2, और ये इस बार ये ऊपर है 10 अपॉन 1, सेकंड से सेकंड कैंसिल -2। तो बोल दो ये आ जाएगा, ये -2 नीचे जाके इसके 0 से काट देगा। देखो ना यहाँ -2 या +2 है तो 0 कैंसिल हो जाएगा ना। बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 5 20। तो बोल दूं यहाँ से आ जाएगा बेटा एक नई सिस्टम में यूनिट इन न्यू सिस्टम इज इक्वल टू हो जाएगा। मैं बोल दूं ये जूल उधर तो 20 जूल, अरे ये जूल उधर जाएगा और इधर 20 आ रहा है ना, तो नई यूनिट सिस्टम में न्यू यूनिट हो जाएगी 20 जूल। ओके, Yes, sir. जहां एमकेएस में जूल यूनिट होगी वहां नए सिस्टम में 20 जूल यूनिट होगी। ओके, Yes, sir. बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन मॉड्यूल में था इसलिए करा दिया मैंने। ओके चलो आ जाओ। अब क्वेश्चनों का तो कोई अंत नहीं है बेटा, लेकिन अपनी अभी लिमिटेशन, अपन बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब हेडिंग डालो बेटा एरर, हेडिंग डालो एरर्स इन मेजरमेंट।
ठीक है, चले आगे। Yes, sir. हाँ बोलो बेटा, एरर कितने टाइप की होती है बोलो? बोलो तो दे रहा है, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, लिखते आप घर पे रहना। देर आर टू टाइप ऑफ एरर। कौन कौन सी बोलो? एक होती है सिस्टमेटिक एरर, एक होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर होती है जो कैसे ही आ जाए, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई मेजरमेंट ले रहे हो, सुनना। एक होती है सिस्टमेटिक एरर और एक होती है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? तो सिस्टमेटिक एरर होती है जो एक मतलब होता है ना, जो सिस्टमेटिक एरर क्या होगी? तो सिस्टमेटिक एरर हो गई जो एक ही डायरेक्शन में हो, है ना, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे इसमें टाइप होता है, तो सिस्टमेटिक एरर में टाइप होता है। एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है बेटा? इंस्ट्रूमेंट की खामी की वजह से आती है। इंस्ट्रूमेंट में के कैलिब्रेशन में एरर की वजह से आती है। जैसे आपने एक वेट बैलेंस बनाया और आपने गलती से इधर वाला भारी बना दिया, तो मैं बोल दूं वो अपने आप ही यूं झुका हुआ रहेगा। अरे बोलो। Yes, sir. तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बोल दूं ये तो अपने आप आने वाली एरर है, ये तो इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक है, मेरी थोड़ी है। अरे बोलो। Yes, sir. अच्छा, आपने कोई क्लॉक बनाई, उसमें अंदर जो उसके जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, रोटेशन वाले जो 100 होते हैं, वही कम बना दिए, तो वो थोड़ी फास्ट चल रही है। तो इसमें मैं क्या करूँ? वो फास्ट चल रही है तो उस क्लॉक में एरर आती रहेगी, वो क्लॉक की एरर है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोल दूं वो उसके कैलिब्रेशन में या इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है। Yes, sir. अच्छा, एक मैंने क्या करा, वर्नियर कैलिपर्स को आपस में टच करा और पता पड़ा उसके जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे, या अमीटर चलाया लेबोरेटरी में और पता पड़ा अमीटर की जो नीडल है वो बिना बैटरी लगाए पहले से ही 2 पे, यानी कि दो डिवीजन आगे, तो बोल दो दीज आर इनिशियल जीरो एरर। इसमें मैं क्या करूं? इंस्ट्रूमेंट में करा दिए, मैंने तो अभी तक कुछ करा ही नहीं है। Yes, अरे sir. बोलो। अच्छा, एक होती है पर्सनल एरर जो मैं करूं, ये तो इंस्ट्रूमेंट की एरर थी। एक पर्सनल एरर जो मैं करूं, मैं कैसे करूं? सुनना, मान लो ये रीडर लिया है और रीडिंग 0 आनी चाहिए, लेकिन मैंने ये नीडल यूं है ऊपर थोड़ी, है ना, जैसे कोई मीटर और नीडल याद है आपको, यहाँ से ऊपर एक वर्टिकल पिन होती है, उसके ऊपर नीडल होती है, और मैंने यूं मेजर कर लिया, तो मैं इधर से मेजर करूंगा तो मुझे यहाँ लग रहा है वो नीडल यहाँ लग रही है, और इधर से मेजर करूंगा तो नीडल यहाँ लग रही है। तो मैं बोल दूंगा नीडल थी 0 पे, पर मैंने मेजरमेंट यहाँ से कर लिया, तो बोल दूं मुझे 1 पे लग रही थी, वो यहाँ से थी यहाँ, पर यहाँ से तिरछा देखते तो उधर लगेगी यार, कोई चीज है और आप तिरछा देखोगे तो थोड़ी उधर लगेगी ना। Yes, sir. तभी तो आपको बोलते हैं, याद है कि पीछे जो मिरर है, इंस्ट्रूमेंट में जो मिरर है उसके परपेंडिकुलर देखो ताकि इसकी इमेज कोइंसाइड करे उससे। याद है, बोलते हैं परपेंडिकुलर होके मेजरमेंट लो, इधर उधर से मत लो। तो बोलो, तो क्या मैं बोल दूं ये ह्यूमन एरर है, ये मैंने करी है? अरे बोलो। No, sir. अरे ये तो मैंने करी ना बेटा, यूं मेजर किया तो दिस इज ह्यूमन एरर। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन एरर। एक थी इंस्ट्रूमेंटल एरर और एक होती है बेटा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से एरर, वेरियस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से एरर। जैसे बताता हूँ, एक बैटरी तेने गर्मियों में यूज करी, एक बैटरी इंडिया में यूज हो रही है जहाँ गर्मी पड़ रही है, और एक अमेरिका में यूज हो रही है जहाँ पे सर्दी पड़ रही है भयंकर, ठीक है, वहां 4 डिग्री टेम्परेचर और या 35 डिग्री। तो मैं बोल दूं दोनों बैटरियों के ईएमएफ में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ईएमएफ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। बोलो, तो क्या मैं बोल दूं कई बार एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से भी एरर आती है। आपको पता होगा साउंड की स्पीड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और अलग अलग टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, वेट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो, आप टेम्परेचर यहाँ रखो तो 0.6, जैसे 320 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड है 0 डिग्री पे, तो बताओ 50 डिग्री पे कितनी होगी? तो बोल दो इसे 50 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दो, तो बोल दो 50 डिग्री का तो ये लगभग 350 के करीब आ जाएगी। अरे वो 30 आ जाएगा लगभग, तो बोल दो 50 डिग्री पे 350। तो क्या मैं बोल दूं जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एरर इसकी स्पीड बढ़ेगी साउंड की। तो बोलो, अरे Yes, sir. स्पीड ऑफ साउंड
स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो क्या मैं बोल दूं, आपने अगर मान लो किसी देश में या किसी कंट्री में एक्सपेरिमेंट करा, वहां टेम्परेचर 0 है, तो उसके एक्सपेरिमेंट में साउंड की स्पीड 320 दे रहा होगा इंस्ट्रूमेंट, और वही क्विंक्स ट्यूब जो वहां यूज करी, वहां 320 रीडिंग आ रही होगी। और उसी क्विंक्स ट्यूब से अपन ने इंडिया में एक्सपेरिमेंट करा और यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या मैं बोल दूं वही रीडिंग 350 आएगी, या साउंड की स्पीड 350 आने लगेगी। तो कल तो आप बोल दोगे कि कल आप बोल दोगे कि अमेरिका में तो एरर आ रही थी। अरे एरर नहीं आ रही थी, वहां की एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के हिसाब से वो रीडिंग राइट थी। मैं बोल दूं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बदल गई, इसलिए रीडिंग अलग अलग आ रही है। अरे बोलो। Yes, sir. तो कई बार हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आंसर 320 आएगा, लेकिन 330 आ जाता है। उसका रीजन होता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज हो गई। हम जिस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे उम्मीद कर रहे थे, उससे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अलग है अभी। तो कई तरीके की एरर होती है, समझ में आ गई। ह्यूमन एरर ड्यू टू वेरियस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। अच्छा, कई बार आप एक्सपेरिमेंट ढंग से परफॉर्म नहीं करते हो तो एरर आती है, तो दीज आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। ओके, इनको ध्यान रख के दूर किया जा सकता है। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. एक होती रैंडम एरर। क्या होती बेटा? रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होती बेटा? इसका कुछ पता नहीं होता है, ये सडनली आ जाती है और कोई नॉन रीजन नहीं होता है और बड़ी रैंडम होती है। कभी पॉजिटिव आ जाती, कभी नेगेटिव, मतलब इसका कोई न तो सिस्टम डिफाइन होता। जैसे बताता हूँ, मैं नोट गिन रहा हूँ और अचानक से 2 नोट चिपके हुए 7 निकल गए। अब वो किसी कारण से चिपक गए, मुझे नहीं पता था ये कारण, तो 2 7 निकल गए। तो न मैंने गिनने में गलती करी, न एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का कोई फर्क पड़ा। तो फर्क किसका पड़ा? फर्क पड़ा 2 नोट का चिपक के साथ निकलना। ये तो एक बहुत रैंडम सी बात हो गई, हर बार ऐसे चिपके हुए नोट थोड़ी मिलते हैं। Yes, sir. अच्छा, मैं एक बार क्या मेजरमेंट कर रहा था, दो वेट मशीन में कोई चीज नाप रहा था, सोना नाप रहा था, सोना, और पता पड़ा इधर फैन ऑन था, तो फैन के प्रेशर से थोड़ा सा इधर रीडिंग ज्यादा आ गई। तो क्या मैं बोल दूं, तो फैन की वजह से आई। ये रैंडम एरर, इसका ना तेरे को पता था ना मेरे को पता। मैं तो इंस्ट्रूमेंट को भी सही समझ रहा हूँ, मैं मेरे मेजरमेंट को भी सही समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी एरर आ गई। तो मैं बोल दूं दीज आर रैंडम एरर। फैन ऑन था, एरर आ गई। Yes, sir. अच्छा, अब रैंडम एरर को दूर कैसे किया जाता है? तो रैंडम एरर को दूर करने के लिए आप बार बार ऑब्जर्वेशन करो, नोट एक बार नहीं 10 बार गिनो। तो क्या मैं बोल दूं 10 बार गिनूंगा तो एरर होने के चांस घट जाएंगे? Yes, sir. अरे एक बार 2 नोट 7 निकल गए, तो अब हो सकता है नोट अलग अलग निकले। तो क्या मैं बोल दूं ज्यादातर, तो जितने ऑब्जर्वेशन ज्यादा होंगे उतनी एरर घटेगी। तो लिखो फॉर, अभी इसमें सिर्फ काम की बात दिखा रहा हूं, तो एरर रेटिंग डाल दो। ए बेटा, इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी रामायण लिखो, पूरी थ्योरी की एरर में लिखो। when number of observation, when you लिखो। तो चलो मैं बोल रहा हूं तो लिखो, when number of observation is increased by n times, if number of observation is increased by n times, number of observation is increased by n times, then random error will decrease by n times, अगर आपने ऑब्जर्वेशन n टाइम्स बढ़ा दी है तो आपकी रैंडम एरर n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही है क्यों? जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे उतनी एरर घटेगी। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब सुनना, अब पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। इधर देखो, इधर देख, सुनना, इधर सुनो। जैसे मैंने कोई मेजरमेंट करा, सुनना, 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है? 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। अच्छा सुनो, क्या मैं बोल दूं इस मेजरमेंट में दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं इसको? तो बोल दो अमाउंट ऑफ एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। बेटा, जो एरर का अमाउंट होता है, वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो इस एक्सपेरिमेंट में एब्सोल्यूट एरर है 1। क्या है एब्सोल्यूट एरर? 1। अरे बोलो, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू।
दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। अब एक होती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होती है? अरे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर है ना, एरर इन वन, ये होती है एरर इन वन, एरर इन वन, एरर इन वन यूनिट। सुनना ध्यान से, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर होती है एरर इन वन यूनिट या एरर पर मेजरमेंट। तो मैं बोलूं आपने 10 सेंटीमीटर लेंथ नापी और उसमें एक ही एरर करी, तो आपकी रिलेटिव एरर कितनी हो गई? 1 in 10। आपकी एरर कितनी हो गई? मैं बोल दूं 1 in 10। एरर क्या हो गई आपकी? 1 in 10। तो बोल दूं 1/10 इज रिलेटिव एरर। अच्छा, तो रिलेटिव एरर क्या हुई समझ में आ गई? और यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई? तो एब्सोल्यूट एरर आ गई 1, रिलेटिव एरर आ गई 1/10। एक होती है परसेंटेज एरर। क्या होती है? परसेंटेज एरर। तो नाम से ही पता पड़ रहा है क्या? परसेंटेज एरर। तो बोल दूं ये आ जाएगी 1 की एरर है 10 में इनटू 100। तो बोल दूं दिस इज परसेंटेज एरर। तो ये आ गया 10%। सर कुछ समझ में नहीं आया? सुनना, ये पिक्चर में कैसे आई सारी चीजें बताता हूं, सुनना ध्यान से। मैंने एक बच्चे को बोला बेटा मेरा होमवर्क करके लाना, वो लेके आया। उसने एरर करी बेटा 2। कितनी एरर करी उसने? 2। कितनी एरर करी होमवर्क में? 2। मैंने एक दूसरे बच्चे को बोला कि ले ये दूसरा होमवर्क तू करके लाना। दूसरे बच्चे को बोला बी को कि ले ये होमवर्क तू करके लाना। ए को बोला वो 2 एरर करके लाया, बी को एक नया होमवर्क दिया वो 10 एरर करके आया। कितनी एरर करके आया बेटा? 10। बता मेरे को खींच के लपट, मुझे खींच के लपट रखनी किसके रखूं? हाँ बी के। इस बच्ची ने बोला बी के रख दो सर, मैंने बी के खींच के लपट रख दी कि बेटा तू इतनी एरर क्यों करके लाया रे। तो मैंने बी के खींच के लपट रख दी कि बेटा तू इतनी एरर क्यों करके लाया। अब बी के मैंने लपट तो मार दी, पर एक बच्चे ने तुम्हारे में जाके बोला कि सर आपने बी को लपट क्यों मारी। तो मैंने बोला वो 10 एरर करके लाया, ये 2 करके लाया इसलिए मारी। बोला सर अमाउंट ऑफ एरर इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या बोला इस बच्चे ने मेरे को? सर अमाउंट ऑफ एरर इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? बोले देखो सर एक बच्चा 2 एरर करके लाया, एक 10, लेकिन जो 2 करके लाया उसको आपने 1 पेज होमवर्क दिया था। कितना दिया था? 1 पेज होमवर्क। कितना दिया था 2 वाले को? मैंने जो 2 एरर करके लाया है ए, उसको मैंने 1 पेज होमवर्क दिया था, और जो 10 करके लाया उसको मैंने 100 पेज होमवर्क दिया था। इसको मैंने 1 पेज होमवर्क दिया था, इसको 100 पेज होमवर्क दिया था। बता बेटा लपड़ किसके पढ़नी चाहिए थी? ए को पढ़नी चाहिए थी। ए और बी 2 पर्सन है, तो बोलो लपड़ एक्चुअल में ए को पढ़नी चाहिए थी, लेकिन इस लड़के ने मेरे से बी को लगवा दी लपड़ कि सर उसके दे दो, और मैंने भी इसके कहने से उसके दे दी। बता मैंने गलती करी या नहीं करी? करी। सर आप बोलना क्या चाहते हो? सर आप बोलना क्या चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ एब्सोल्यूट एरर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर का कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंग होता है रिलेटिव और परसेंटेज का, क्योंकि एरर कितनी हुई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने पे कितनी हुई है इंपॉर्टेंट है। एरर 2 हुई है इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने पे कितनी हुई है इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं बोल दूं अगर मुझे लपड़ लगानी ही थी तो पहले मेरे को दोनों की सेम मेजरमेंट पर एरर कंपेयर करनी थी। अगर मुझे लपड़ देनी थी तो मुझे दोनों की सेम मेजरमेंट पे एरर कंपेयर करनी थी, और इसी को कंपेयर करने का तरीका होता है 1 पर एरर। तो देखो एक बच्चा 2 की एरर करके लाया, तो मैं बोल दूं इसकी एरर हो गई 2 एरर पर पेज, 2 एरर पर पेज, क्योंकि इसने तो 1 पेज ही होमवर्क किया था, तो इसकी 2 एरर पर पेज आ गई। अरे ओके अच्छा, इसने 10 करी तो मुझे 10 देख के चिल्लाना नहीं था इस पे, मेरे को पहले इसकी 1 पेज की एरर निकालनी चाहिए थी। तो मैं बोल दूं इसकी आ जाएगी बेटा, तो मैं बोल दूं 10 एरर इन 100 पेज, 100 पेज। तो मैं बोल दूं डिवाइड करूंगा, तो मैं बोल दूं 0.1 एरर इन 1 पेज, 0.1 एरर पर पेज। 100 का डिवाइड कर दिया तो बोल दूं 1 पेज की एरर आ गई, तो बोल दूं 0.1 एरर पर पेज। तो बोल दो 1 पेज पर 0.1 की एरर आई, तो बोल दो पहले वाले में 2 एरर थी 1 पेज पे, और इसके वाले की 0.1 एरर ही है पर पेज। बोलो ना। तो क्या मैं बोल दूं ये वाला बच्चा ज्यादा करेक्ट है,
दोनों की एरर एक पेज पे निकाली, दोनों की एरर पर पेज निकाली, तो कंपैरिजन अच्छे से हुआ कि पर पेज एरर ये 2 करता है और ये 0.1 करता है। ये लड़का 20 गुना ज्यादा एक्यूरेट है नीचे वाला, जिसके लपड़ पड़ी वो 20 गुना ज्यादा अच्छा था उससे, ये 20 गुना खराब है। जिसके लपड़ नहीं पड़ी और जो हंस रहा है वो 20 गुना खराब था। बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं एरर, एब्सोल्यूट एरर, अमाउंट ऑफ एरर इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिलेटिव एरर, पर एरर, फ्रैक्शनल एरर इज इंपॉर्टेंट। ए बेटा लक्ष्मी बंद करिए, फ्रैक्शनल एरर इज इंपॉर्टेंट बेटा, अमाउंट ऑफ एरर इज नॉट इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शनल एरर इज इंपॉर्टेंट। चले आगे। Yes. तो नोट करो, एब्सोल्यूट एरर तो अमाउंट ऑफ एरर होती है। क्या होती है एब्सोल्यूट एरर? अमाउंट ऑफ एरर। जैसे इस एग्जांपल में 1 है, एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं मैं सारी बात। तो इस एग्जांपल में एब्सोल्यूट एरर 1 है, दिस इज एब्सोल्यूट एरर, दिस इज ट्रू वैल्यू एंड दिस इज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगी बेटा? एरर इन 1, एरर इन 1 इन 1 यूनिट मेजरमेंट, इन 1 यूनिट मेजरमेंट, इन 1 यूनिट मेजरमेंट, यूनिट मेजरमेंट। क्या यूं बोल दूं मैं एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। बोलो। तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, तो बोल दो रिलेटिव एरर बराबर एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, और ये आ जाएगी 1/10। साथ में एक्सपेरिमेंट लेके चल रहा हूं मैं 1/10, ठीक है ये। और परसेंटेज एरर क्या आ जाएगी? तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%। ओके, यहां कितनी आ जाएगी बोलो? इस वाले एक्सपेरिमेंट में 1/10 इनटू 100, तो बोलो आ जाएगी 10%। खत्म किस्सा। अरे बोलो, फोटो क्लिक कर लो इसका, अब सबके समझ में आएगा बेटा। जल्दी फोटो क्लिक कर। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एरर। बोलो एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज। चले आगे। Yes, sir. Yes. चलो अब सुनना हो। अच्छा सुनो, अब एक थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं। यार आपने देखा होगा, आप बाजार से कोई भी चीज खरीद के लाते हो, तो ठीक है, कोई भी चीज खरीद के लाते हो तो उसके ऊपर एक रेट लिखी हुई होती है। जैसे मान लो मैं पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लेके आया, तो उसमें लिखा था 4.50 रुपीज, मतलब जो भी लिखा रुपीज है ना, ये लिखा था, ठीक है। तू बाजार से लेके आया तो तेरी उस पुड़की पे या तेरे उस पैकेट पे लिखा था 1.00 रुपीज। आपने देखा होगा हम बाजार पे कोई चीज लाते हैं तो पहले ही तो उसमें जगह बहुत कम होती है, बारीक बारीक अक्षरों में बहुत सारी चीजें लिखी होती है, और फिर भी वो रेट को 1.00 रुपीज लिख रहे हैं। वो 1 भी तो लिख सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा? इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा? जब जगह कम थी तो यूं लिखते थे। वाई? उन्होंने पूरा 1.00 ही क्यों लिखा? देखो, बेसिकली मेजरमेंट में लगाए गए डिजिट्स आपके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया। जैसे सुन, आपकी नॉर्मल स्केल, इधर देख, आपकी नॉर्मल स्केल, तो मैं बोल दूं आपने ये चीजें मेजर करी है। देखो ये नॉर्मल स्केल, सर क्रिएश कोर्स थोड़ा कम बना, हाँ ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। क्या मैं बोल दूं मेरी नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है सर? वो मिनिमम वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट, मिनिमम वैल्यू that can be measured by instrument, that can be measured। वो मिनिमम वैल्यू जो कि मेजर किया जा सके उस इंस्ट्रूमेंट से, that is called least count of that instrument। तो मिनिमम वैल्यू that can be measured by instrument। बताओ मेरी स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? मेरी स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? तो मैं बोल दूं, सुनो, मैं बोल दूं 1 सेंटीमीटर में 10 हिस्से, देखो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं बोल दूं 1 सेंटीमीटर को 10 में बांटा है तो 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स, छोटे छोटे 10 पार्ट बराबर 1 सेंटीमीटर। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई? तो एक पार्ट कितना मेजर कर सकता है? तो बोल दूं 1 सेंटीमीटर बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। Yes. क्या इससे छोटा मेरा स्केल मेजर कर सकता है क्या? No. नो सर। सुनो, मैंने कोई लेंथ ली और वो इतनी है। क्या मेरा इंस्ट्रूमेंट इसकी रीडिंग दे देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 1 से पहले आ रहा है, मैं पहले पार्ट से पहले आ रहा है। तो मैं तो पहले पार्ट से पहले आ रहा है तो मैं इस पहले पार्ट के टुकड़े कहां से करूं? मेरी स्केल में तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े किए हुए होते हैं। तो मैं बोलूं मेरी स्केल अगर कोई चीज 0.1 सेंटीमीटर से छोटी है तो उसको नहीं नाप पाएगी। Yes, sir. अच्छा, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज, इधर देखो, स्क्रू गेज में आने अपन यहाँ पे कोई चीज करते हैं, जैसे मैंने इस मार्कर का डायमीटर निकालना तो यहाँ बीच में रख दूंगा इसको खोल के, और याद करो उसमें ऐसा होता है, ये ऐसी सर्कुलर स्केल होती है। अरे याद कर, ये सर्कुलर स्केल घुमाते हैं अपन, एक मेन स्केल होती है, एक सर्कुलर स्केल होती है। डायग्राम तो मेरे से नहीं बनेगा। सुनो, याद करो, मेन स्केल तो अपनी नॉर्मल स्केल की तरह ही होती है। इसको पढ़ाएंगे तो बनाएंगे डायग्राम। हाँ, मैं बोल दूं मेन स्केल की तरह ही होती है। मेन स्केल तो अपने नॉर्मल स्केल की तरह होती है। फिर याद है, इसको घुमा घुमा के खोलते हैं अपन। याद करो, स्क्रू गेज ऐसे घुमाते हैं और ये खुलता जाता है। याद है, यहाँ पे एक पेच होता है जिसको घुमाते हैं। तो मैं बोल दूं उस पेच के ऊपर सर्कुलर स्केल होती है, उस पेज पे एक सर्कुलर स्केल होती है। याद करो, यहाँ 0 1 2 3 4 5 100 पार्ट में या 50 पार्ट में बटी होती है। मान लो 100 पार्ट में बटी है, तो मैं बोल दूं मेरे पास एक स्क्रू गेज है जिसमें सर्कुलर स्केल पे 100 पार्ट है। देखो ऐसे 100 पार्ट है, देखो ऐसे। तो बोल दूं मैं एक राउंड करता हूँ इसका, मैं जब उस सर्कुलर स्केल का एक राउंड करता हूँ तो ये जो मेन स्केल है इसका एक बार घुमाने से ये मेन स्केल यहाँ पहुंच जाती है। तो क्या मैं बोल दूं एक सर्कुलर राउंड में, मेन स्केल पे 1.1 सेंटीमीटर आगे सरक जाता है इंस्ट्रूमेंट। एक सर्कुलर राउंड पे मैं बोल दूं यहाँ से यहाँ गया, इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ गया, तो मैं बोल दूं मेन स्केल पे 1.1 सेंटीमीटर सरका। देखो, क्योंकि मेन स्केल पर इसकी वैल्यू 0.1 है। देखो, अरे मेन स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 है, और मैं बोल दूं आपके इंस्ट्रूमेंट को 1 सरकाना है, 1 पार्ट सरकाना है, तो बोल दूं 100 पार्ट घुमाना पड़ेगा। सर्कुलर स्केल पे 100 पार्ट है। ऐसे है ये। तो बोल दूं एक पूरा राउंड कराऊंगा, 0 से घुमाते घुमाते वापिस से घूम के 100 ही आ जाएगा, तो बोल दूं मेन स्केल पे 1 चलेगा। अरे पेच को घुमाने से ही तो खुलता है वो। तो ये देखो मेरे नाक के एक कोने से दूसरे कोने पे आजा, घुमाने से देख। तो बोल दो एक राउंड कराने से मेरे नाक में यहाँ से यहाँ चल गया, तो मैं बोल दूं 1 mm सरका या 1.1 सेंटीमीटर सरका 100 पार्ट्स घुमाने पे, तो सर्कुलर स्केल पे 100 पार्ट थे, और मैं बोल दूं पूरा सर्कुलर स्केल को 1 राउंड कराया तो 0.1 सेंटीमीटर खुल गया। Yes, sir. अच्छा बताओ, मैंने अगर 50 पार्ट से घुमाए तो बताओ कितना खुलेगा 50 पार्ट घुमाने से? 0.5. हाँ, क्या मैं बोल दूं ये कंफर्म हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर खुलेगा, क्योंकि 100 पार्ट पे अगर 0.1 सेंटीमीटर खुलता है तो 50 पार्ट पे 0.05 यानी कि आधा। यानी कि मैं बोल दूं अगर आपने आधा राउंड कराया तो मैं कंफर्म हो जाऊं कि ये बिल्कुल बीच में, इसके बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मिड में। क्या मैं गारंटी ले सकता हूं कि 50 पार्ट पे वो 0 और वो पहले पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, 0 वाले पार्ट और फर्स्ट पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा यार? क्या इस बात की गारंटी ले सकते हो क्या? यस सर। अच्छा बताओ, सर्कुलर स्केल को 25 पार्ट घुमाया, 25 पार्ट 25, तो क्या मैं गारंटी ले लूं इसके भी आधे यानी कि 1/4 पे होगा, इसके भी आधे यानी कि 1/4 पे होगा? Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं तो
तो क्या मैं बोल दूं इस जीरो, क्या मैं बोल दूं इस जीरो और फर्स्ट, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ, थोड़ा मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ मेरी मेन स्केल को। ये तो क्या मैं बोल दूं जीरो और 1 के बीच को भी मैंने खूब पार्ट पे बांट दिया। अगर मैं 50 पार्ट चलता हूँ सर्कुलर पे तो यहाँ आता हूँ, अगर मैं 25 पार्ट चलता हूँ तो इसके भी आधे यानी कि यहाँ आता हूँ, और मैं 75 पार्ट चलता हूँ सर्कुलर स्केल पे तो मैं आता हूँ, और मैं 100 पार्ट चलता हूँ तो यहाँ आता हूँ। बोलो तो क्या मैं बोल दूं मैंने मेन स्केल के 1 को 100 में बांट दिया, मेन स्केल के 1 को 100 में बांट दिया। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं तो क्या मैं बोल दूं स्क्रू गेज का स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा? बोलो का लीस्ट काउंट, तो मैं बोल दूं इसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर का भी 100 हिस्से हो गए। अरे बोलो तो बोल दो इसका हो गया 0.001। बोलो Yes, sir. अच्छा क्या मैं बोल दूं वर्नियर स्केल में 1 को 10 पार्ट में बांटा जाता है, वो वर्नियर स्केल भी अपन पढ़ेंगे, 1 को 10 में, तो मैं बोल दूं उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 पार्ट यानी कि 0.1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में बांटा तो 0.01 सेंटीमीटर। बोलो तो क्या मैं बोल दूं तीनों के लीस्ट काउंट अलग है, नॉर्मल स्केल का 0.1, ये 0.1 से छोटा नहीं नाप सकती, लेकिन वर्नियर 0.1 को भी 10 पार्ट में बांट देती है तो बोल दूं वो 0.01 तक नाप सकती है, और स्क्रू गेज 100 हिस्सों में बांट देता है तो बोल दूं वो 0.001 तक भी नाप सकता है। Yes, sir. अच्छा सुनो इधर देखना हो, मैंने एक मेजरमेंट करा, सुनना ध्यान से, और मैंने उस मेजरमेंट की वैल्यू लिखी 10.1 सेंटीमीटर, या चलो मैंने मेजरमेंट करा, थ्रेड को नापा और उसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, कितनी थी 10 सेंटीमीटर मतलब आई, और मैंने लिखा कि मेरी थ्रेड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एक बच्चे ने लिखा 10.0 सेंटीमीटर है, एक बच्चे ने लिखा L बराबर 10.00 सेंटीमीटर है, और एक ने लिखा L बराबर 10.0 सेंटीमीटर, एक ने लिखा L बराबर 10.00 सेंटीमीटर, और एक ने लिखा L बराबर 10.000 सेंटीमीटर। बताओ आप इन सब में से किस पर ज्यादा यकीन करोगे, किसकी वैल्यू ज्यादा करेक्ट है, या सबकी सेम है? 10.000. मैं सबसे ज्यादा यकीन इसमें करूंगा, क्योंकि इस तरीके से लिखने का मतलब है कि उसका इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के 3 नंबर तक नाप सकता था, यानी कि इससे मुझे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता पड़ गया। क्या मैं बोलूं इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट इससे पता पड़ गया कि लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, यानी कि वो डेसिमल के बाद तीसरे प्लेस तक नाप सकता था। बोलो क्या मैं बोल दूं इसमें अगली मेजर वैल्यू मैं बोल दूं 10.001 होगी, तो बोलो 10.001 सेंटीमीटर होगी। इसमें अगली वैल्यू क्या होगी बोलो? तो मैं बोल दूं इसमें अगली वैल्यू 10.01 हो सकती है, और इसमें अगली वैल्यू 10.1 होगी, और इसमें अगली वैल्यू 11 होगी। तो बोल दूं सबसे ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट ये होगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद तीसरे प्लेस तक नाप रहा है। Yes, sir. अरे बोलो बच्चों, ये डेसिमल के बाद तीसरे प्लेस तक। सुनो, हमारी जो नॉर्मल घड़ी होती है दीवार पे लगी होती है, वो याद है उसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड होता है। आप 1 सेकंड से छोटे गैप को उससे नहीं नाप सकते, वो थोड़ी देर ठहरी भी रहती है, अगला सेकंड तक जाने में ठहरी भी रहती है, लेकिन वो कितनी देर ठहरी है आपको नहीं पता होता। आप कभी अपनी घड़ी से 0.5 सेकंड नहीं नाप सकते। अरे बोल। Yes. तो हमारी घड़ी में आपको लिखना है टाइम, कितने सेकंड से आप यहाँ खड़े हो। किसी ने पूछा बताओ आप कितने सेकंड से खड़े हो, तो आपको लिखना पड़ेगा 5 सेकंड या 6 सेकंड। तो मैं बोल दूं 5 और 6 के बीच का, तू 5.5 सेकंड से खड़ा है या 5.3 सेकंड से खड़ा है, तो भी तेरे को 5 या 6 लिखना पड़ेगा। तुम इसके बीच का नहीं लिख सकते। बोलो। Yes, sir. हाँ, लेकिन आपने देखा होगा जो रनर्स होते हैं ओलंपिक में, जो रेस होती है 200 मीटर की रिले रेस या जो भी 200 मीटर की रेस, उसमें अगर ये घड़ी लेके खड़ा हो जाऊं मैं तो सारे फर्स्ट आ जाएंगे, क्योंकि उनमें 1 सेकंड से भी छोटा डिफरेंस होता है। इनफैक्ट सेकंड के 100वें 1000वें हिस्से का डिफरेंस होता है।
एक सेकंड के 100वें 1000वें सेकंड का डिफरेंस होता है, इसीलिए उनका टाइम ऐसे लिखा जाएगा। उसेन बोल्ट 9.001 सेकंड, फलान जी 9.003 सेकंड, डिमके जी 9.008 सेकंड। ये सेकंड के 100वें हिस्से में सारी रेस फिनिश कर दी और उसमें इतना डिफरेंस आया, तो मैं बोल दूं वो बहुत एक्यूरेट क्लॉक चाहिए होती है। बोलो। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं, तेरे जो मार्केट से चीज लाया था उस पर 1.00 रुपया इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि वो बोलना चाहते थे कि तेरी इस तंबाकू की कीमत 1 रुपया है, लेकिन हमारी इंडियन करेंसी का लीस्ट काउंट 1 पैसा है। डेसिमल के बाद दूसरे नंबर तक लिखा जा सकता है। हालांकि हम अपन नहीं चला रहे 1 पैसा, अब हमारे 1 रुपए के मल्टीपल में ही काम चल रहा है, लेकिन हाँ इंडियन करेंसी का ऑफिशियली लीस्ट काउंट पॉइंट मतलब 1 पैसा है, यानी कि 0.01 रुपया है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ा उनको। दिस इज रूल्स। इससे अपने को लीस्ट काउंट पता पड़ता है कि छोटे से छोटा ट्रांसफर कितना हो सकता है। ओके यस सर। ओके हाँ, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई सारी बात। बोलो हटा दूं ये? यस सर। तो मैं बोल दूं, ये सुनो, मैं बोल दूं लिखने का तरीका ये बताएगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट कहां तक नाप सकता है। सर ये बातें आपने क्यों करी, अब मैं बताता हूँ, ये मेरे बहुत काम आने वाली है। सुनो, अब एक तो होता है कि डायरेक्ट मेजर्ड वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने दे दिया जी की वैल्यू 9.8 स्टैंडर्ड है, जी की वैल्यू 9.8 स्टैंडर्ड है, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसमें बैटरी लगा के करंट फ्लो कराया रेजिस्टेंस में, तो वो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो आपको मेजरमेंट से लानी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या पता कितना रेजिस्टेंस और कितना वोल्टेज है। चलो आ जाओ, मैंने अब सुनना, मैंने एक्सपेरिमेंट करा और उसमें करंट मेजर करा, मेजरमेंट ऑफ करंट, मेजरमेंट है ना, मैंने करंट मेजर करा और करंट की पहली रीडिंग आई I1 बराबर आई बेटा 2.1 एम्पियर, I2 आई 2.0 एम्पियर, I3 आई 2.3 एम्पियर और I4 आई 1.9 एम्पियर। और चलो आप 4 तक ही लिखते हैं, ये आई 4 वैल्यू। सुनना ध्यान से, याद है मैंने बोला जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे, उतनी एरर घटेगी, उतनी एरर के चांस रिड्यूस होंगे। बोलो Yes, sir. याद है मेजरमेंट n टाइम्स कर देते तो एरर n टाइम्स से डिक्रीज हो जाती है। Yes, sir. अच्छा सुन, ऐसा क्यों होता बताता हूँ। मैंने तेरे को 100 के 100 नोट गिनने के लिए दिए, एक 100 की गिड्डी गिनने के लिए। मुझे पता है ये 100 नोट है क्योंकि मैंने ताजा गिड्डी खोली थी, लेकिन मैंने तेरे को बोला बेटा गिन, तुमने गिने तो याद है कई बार 101 निकल जाते हैं, कई बार 102, कई बार 90 80 गिनने में आ जाते हैं, कई बार 99, कई बार 100 गिन लेते हो। तो मैं बोलूँ जब तक हमारे सेम रीडिंग आती है हम बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता है नोट कितने है। बोलो Yes, sir. अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में मैंने तुम्हें 100 नोट गिनने के लिए दिए हैं, लेकिन बार बार तुम्हारी रीडिंग 102 103 104 100 101 ऐसी आए, मतलब ज्यादा आए, कम कभी ना आए। क्या कभी ऐसा होगा? नहीं, हमेशा दोनों तरफ रीडिंग चलती है। कई बार आप नोट ज्यादा गिन लोगे तो कई बार कम भी गिन लोगे। क्यों? कई बार 2 नोट साथ निकल जाएंगे, कई बार आप गिनती ज्यादा बोल लोगे, नोट एक ही निकलेगा और काउंट 2 कर लोगे जल्दी में। 1 2 3 4 5 बोल दिया, 4 5 के साथ बोल दिया और नोट एक ही निकला, तो नोट तो चौथा निकला और तुमने 5 गिन लिया उसको। बोलो, तो मैं बोल दूं एक ट्रू वैल्यू के दोनों तरफ एरर आती है, तो ट्रू वैल्यू के से ज्यादा भी आता है, कम भी आता है। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर मैं बार बार एक्सपेरिमेंट करूंगा तो कभी ज्यादा कभी कम आएगा। क्या ऐसा हो सकता है 100 नोट गिन रहे और रीडिंग 20 आ जाए, 140 आ जाए? मैं बोलूं उसके इर्द गिर्द आएगी। क्या मैं बोलूं उसके इर्द गिर्द आएगी? बोलो No, sir. बेटा, कभी भी ट्रू वैल्यू के आसपास रीडिंग आएगी। तो मैं बोल दूं इसीलिए मेजरमेंट में हम ट्रू वैल्यू, क्योंकि हमें तो पता है नहीं कि करंट कितना सर्किट में, तो ट्रू वैल्यू हमेशा एवरेज को बोल देते हैं, मीन वैल्यू को। तो मीन वैल्यू इज ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में लिए गए ऑब्जर्वेशन की एवरेज या की मीन को ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। ओके, अरे बोलो। अच्छा, फिर अपन लेते सारे,
फिर अपन लेते हैं सारों में एरर, तो डेल I1 एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं फिर उसकी एब्सोल्यूट एरर। तो मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं, फिर हर एक्सपेरिमेंट की एरर निकालते हैं। जैसे डेल I1 तो ये हो जाएगा I1 I ट्रू माइनस I1, ये होती है पहली मेजर्ड वैल्यू और ये होगी ट्रू वैल्यू एवरेज, सबका एवरेज। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगी ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू में से ये तो ये। अच्छा इसका मोड ले लो, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हमेशा मोड मैग्नीट्यूड निकालूंगा। अच्छा ऐसे ही सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी कोई एरर करी मैंने, तो सेकंड मेजर, ऐसे थर्ड में भी कोई एरर करी मैंने, तीन ही लिख लेते बेटा, इतना कौन करेगा, ये तीन ही ले लेते हैं ना ये। तो मतलब तीनों में एरर आ गई। अब इनका मीन ऑफ ईच एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यार एरर तो इसमें भी एरर है, इसमें भी, तो सबका मीन लूंगा, तो मैं एरर का भी मीन लूंगा। जैसे कभी एरर 0.2 की करी, कभी 0.1 की करी, कभी 0 की करी, तो सबका एवरेज ले लो, तो एरर का भी एवरेज आ जाएगा। तो मतलब इज कॉल्ड मीन और कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मतलब ये आ गया डेल I मीन इज इक्वल टू, मैं बोल दूं डेल I1 प्लस डेल I2 सबका मैग्नीट्यूड, डेल I1 एरर का सिर्फ ए वैल्यू, डेल I1 प्लस डेल I2 प्लस डेल I3 अपॉन 3 ये। और यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, I ट्रू बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 3। ये हो गई ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू की ये हो गई मीन एब्सोल्यूट एरर, तीनों एरर का टोटल, तीनों एरर की मैग्नीट्यूड का टोटल डिवाइड बाई 3। ठीक है, फिर परसेंटेज एरर निकालेगा, देन परसेंटेज एरर निकाल लोगे कितना, डेल सॉरी परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, डेल I मीन अपॉन डेल I ट्रू या I ट्रू इनटू 100, खत्म। अरे बोलो। यस सर। जितने भी मेजरमेंट लो उनका एवरेज लो तो आपकी ट्रू रीडिंग आ जाएगी। फिर इंडिविजुअल एरर निकालो तो आपकी मीन एरर, सबकी इंडिविजुअल मीन एरर आ जाएगी। फिर उन मीन एरर का एवरेज ले लो तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। इसको बोलेंगे एरर और इसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू, और ये हो गई परसेंटेज एरर, और मेजरमेंट आ जाएगा I बराबर I ट्रू मेजर, इसको मेजर वैल्यू को लिखेंगे I ट्रू प्लस माइनस डेल I एरर, खत्म। ये लिखने का तरीका होगा। अब कोई पूछे आपने क्या मेजरमेंट करा, तो ये करा क्या, हमारी करंट आएगा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस इतने की एरर, क्योंकि एरर की संभावना तो हमेशा रहती है। करो नोट, है क्वेश्चन करते हैं और फिर सारी एरर को समझते, जल्दी करो। चलो आगे फोटो क्लिक कर लो, चले क्या। Yes, sir. हाँ अब सुनो, यस सर। हाँ इधर देखो, अब इधर सुनना, इधर देख। अब मेरे को रिलेटिव एरर समझ में आ गई, एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गई। अब सुनो, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इधर देखो, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ना, ए मैक्सिमम एरर will be addition of absolute error, ध्यान रखना। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है P बराबर A प्लस बी, ठीक है, या और Q बराबर A माइनस बी, ध्यान रखना। तो ये एरर सुनना, तो एब्सोल्यूट एरर ऐड होगी, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट एरर ऐड होगी। तो अगर मैं पूछूं कि P में, तो एब्सोल्यूट एरर इन P इज इक्वल टू एरर इन A प्लस एरर इन B, एब्सोल्यूट एरर इन A प्लस एब्सोल्यूट एरर इन B, तो सीधा एब्सोल्यूट एरर का एडिशन होगा, ध्यान रखना। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है, ध्यान रखना। तो एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है, और इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन
एंड डिवीजन। कौन सी एरर ऐड होती है बोलो? परसेंटेज एरर ऐड होगी, परसेंटेज एरर ऐड होती है, परसेंटेज एरर ऐड होगी। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज एरर ऐड होगी और एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होगी। सर समझ में नहीं आया? इधर देखो, इधर देख। अच्छा, और एक पावर वाला होता है। चलो सुनो, इधर सुनो, इधर देख। if R1 बराबर 10 प्लस माइनस 1 हो एंड R2 बराबर 20 प्लस माइनस 1 हो, हाँ बोलो R इक्विवेलेंट बोलो सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी, कॉम्बिनेशन विल बी, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट कितना होगा? तब सुनना, ये नोट करो फटाफट, ऑप्शन दे रहा हूं। ए 30 प्लस माइनस 3, बी 30 प्लस माइनस 1, सी 30 प्लस माइनस 2, डी 30 प्लस माइनस या 0, 30 प्लस माइनस 0। बोलो फटाफट फास्ट। मैं बोलता हूं आंसर आ गया 30 प्लस माइनस 2। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट एरर ऐड होगी, तो 1 प्लस 1 2, तो 30 प्लस माइनस 2 खत्म। ए ट्रू वैल्यू तो आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है ना बेटा। ए सॉल्यूशन देख, आर इक्विवेलेंट, इसके ऑप्शन ये है, तो बोलो आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो ट्रू वैल्यू तो जुड़ के निकल जाएगी, तो इसकी ट्रू वैल्यू 10 है, इसकी 20 है, तो आर इक्विवेलेंट 30 आना चाहिए। पर मैं इसमें भी एक की एरर करता हूं, इसमें भी एक की, तो मेरे मेजरमेंट में एरर, आर इक्विवेलेंट में एरर 2 की होगी। अरे बोलो, Yes, sir. सुनो, मैं बोल दूं इसकी वैल्यू 9 से 11 पॉसिबल है, इसकी वैल्यू 19 से 21 पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं मैंने एक का एरर कर सकता हूं, क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है जो 10 और 11 के बीच का नहीं नाप सकता। बोलो, Yes, sir. तो मैं बोल दूं ये 9 से 11 कुछ भी हो सकता है, और ये 19 से 21 कुछ भी हो सकता है, तो मैं बोल दूं इन दोनों में मिला के एरर 2 तक आ सकती है। Yes, sir. इसको और डिटेल में मैं समझाऊंगा जब तुम्हारे को वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तेरे समझ में आ गया एब्सोल्यूट एरर रेट होती है। एक परसेंटेज वाला कर देते हैं, फटाफट नोट करो इसको, नोट कर, फिर परसेंटेज वाला करा रहा हूं। हटा दूं, थोड़ा जल्दी फोटो क्लिक करो। Yes, sir. हाँ इधर देखो, हाँ इधर देख। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
हाँ बोलो, करो क्वेश्चन। अच्छा बताओ, एरिया क्या होता है? तो मतलब रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है। बोलो, हेलो, Yes, sir. लेंथ इनटू विड्थ होता है क्या एरिया? Yes, sir. अच्छा, अब बेटा भाई, हाँ लेंथ इनटू विड्थ होता है। अब लेंथ इनटू विड्थ करना है तो मैं बोल दूं मल्टीप्लिकेशन है, तो सीधा मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 10, तो बोल दूं ट्रू वैल्यू तो आ जाएगी कितनी, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरर कितनी आई, बोलो डेल है, तो मैं बोल दूं बताओ एरर कौन सी ऐड होगी, तो ये दोनों ऐड कर दूं 0.2 प्लस 0.1। अरे ये दोनों ऐड करके 0.3 कर दूं क्या? मल्टीप्लिकेशन में भी एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देना है। अरे ये सही करा क्या मैंने? दोनों की एब्सोल्यूट एरर, अमाउंट ऑफ एरर को ऐड कर दिया, सही करा मैंने? मैं बोल दूं गलत है? अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अरे हाँ सुन तो सही, क्योंकि याद है एब्सोल्यूट एरर, वी कांट एब्सोल्यूट एरर, या तो मैंने डेल एल प्लस डेल डब्ल्यू यानी कि विड्थ और लेंथ की एब्सोल्यूट एरर ऐड कर दी। एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं होती, देखो मैंने लिखा था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज एरर ऐड होती है, तो पहले इनकी परसेंटेज एरर निकालो। तो परसेंटेज एरर इन एल, तो वो तो डेल एल अपॉन एल इंटू 100% आएगा। परसेंटेज एरर निकालना सिखा दी मैंने तुम्हारे को। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं इसमें लेंथ में एरर है 0.1 की और मेजरमेंट था 10 इंटू 100। अरे बोलो, और ये आ रहा है कितना 1% देखो करके, ये देखो 1% आ रहा है, नहीं सॉरी हाँ 1% आ रहा है, 10 है नीचे 10 है बेटा, 1% आ तो रहा है। हाँ अब परसेंटेज एरर इन विड्थ करो, तो मैं बोल दूं विड्थ में देखो 0.2 की एरर है और 5 पे, तो मैं बोल दूं 0.2 अपॉन 5 इंटू 100, तो कितना आ गया बोलो, बोलो कितना आ रहा है? मैंने गलती कर दी है, कितना आ रहा है? अरे 1 लाना था मुझे तो, या 0.05 कर दो, 0.05 कर दो, 0.05 कर दो। अरे मेरे चुप हो जाओ, 0.05 कर दो, तो मैं तो 0.05 कर दिया, 0.05 कर दिया, तो मैं तो फिर से 1% आ गया देखो। तो बोलो, तो क्या मैं बोल दूं लेंथ और विड्थ दोनों में 1% की एरर आ गई, अरे इसको 0.05 कर देना यार। तो लेंथ और विड्थ दोनों में 1% की एरर आ गई, तो क्या मैं बोल दूं एक देखो, तो बोल दूं परसेंटेज एरर इन एरिया, मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज एरर इन एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर लेंथ प्लस परसेंटेज एरर ऑफ विड्थ। अरे बोलो, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ विड्थ। बोल मेरे बच्चे, तो मतलब दोनों की परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगी, बोलो। Yes, sir. बस तो आ जाओ, तो बोल दो ये आ जाएगा 1% प्लस 1%, तो बोल दो 2% आ जाएगी एरर, तो 2% एरर आ गई। तो अब लिखो एरिया को क्या लिखोगे, तो बोल दो एरिया की ट्रू वैल्यू कितनी आई थी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोल दो ट्रू वैल्यू आ गई 50। अब प्लस माइनस या तो 2% लिखो, अब प्लस माइनस 2%, लेकिन चारों ऑप्शन में कहीं परसेंटेज में तो दिया नहीं है, वैसे तो आंसर में आता 50 प्लस माइनस 2%, लेकिन चारों ऑप्शन में कहीं परसेंटेज में तो दिया नहीं है, तो 50 का 2% बनाओ, तो मैं लिख दूं 50 का 2%, 50 का 2%, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं 50 इंटू 2/100 एंड दिस इज 4, देखो कितना नहीं 1, देखो ना कितना रहा 1, तो बोल दो आंसर आ जाएगा बेटा
कि 50 का 2% कितना हो गया, तो 50 का 2% इज 1, तो मैं बोल दूं इसको और करके यूं लिख सकता हूं, और a बराबर 50.0 प्लस माइनस, अरे ये सोल्व किया मैंने चूंकि, है ना, तो 50 प्लस माइनस मैं बोल दूं यहाँ पे 1.0। तो या तो वो परसेंटेज में लिखेंगे और या परसेंटेज बना के दे देंगे, तो मैं बोल दूं 50 का 2%, 50 का 1% बराबर 50 का 2%, 50 का 2% बराबर 1 होता है, तो उन्होंने 1 लिख दिया, देखो तो आंसर ही हो जाएगा। अगर वो परसेंटेज लिखते तो 2% होता, अगर वो परसेंटेज लिखते तो 2% होता। बोलो यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों के समझ में आया? अच्छा, अगर मैं यूं करता तो, अगर ऐसे ऑप्शन देता तो अब आंसर क्या होता? बोलो आंसर क्या टिक करते हैं? वो तो दोनों होते सी एंड डी, दोनों होते सी और डी, क्योंकि सी में परसेंटेज में लिखा है और डी में उसी को वैल्यू बना के लिख दिया, तो बोथ सी एंड डी विल बी करेक्ट। ओके, यस सर। इसके आगे अपन बात करेंगे कल। ओके यस सर। ओके बेटा, बाय।